अरे पिंकू भैया, ये यहाँ कॉलोनी का मानचित्र कब लगा? अरे हाँ, ये तो लगता है कल ही लगा होगा। एकदम नया है। भैया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। इसमें तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के मकान कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। पर भैया, यहाँ मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? भैया, क्या तुम्हें मानचित्र देखना आता है? मुझे मानचित्र देखना तो नहीं आता, पर हाँ, चलो कोशिश करके देखते हैं। देखो भैया, ये डाकघर भी हमारी कॉलोनी में ये यहाँ दिख रहा है। डाकघर? ये रहा बी ब्लॉक। और ये रहा अग्रवाल स्वीट्स। इसके सामने से ये रोड सीधे हाथ को जो मुड़ रही है, इसके चौथे मकान के बराबर में ही ये नया डाकघर खुला है। चलो चलो जल्दी भागो, आओ चेक करते हैं हम सही भी हैं या नहीं। हाँ भैया, चलो जल्दी से दौड़ लगाते हैं। अरे भैया, ये तो वाकई नया पोस्ट ऑफिस है। हाँ पिंकी, आज तो हमने नई खोज कर ली। चलो चलो अब जल्दी भागो, अगर घर पहुंचने में देर हो गई तो दादाजी की जोरदार डांट पड़ेगी। हाँ भैया, हाँ, जल्दी करो। आ गए मेरे बच्चों। क्या बात है, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? क्या आज स्कूल से दौड़ लगाते हुए आए हो? चलो हाथ पैर धोकर कुछ खा लो। जी दादाजी। दादाजी दादाजी, आपको पता है हमारी कॉलोनी में एक नया पोस्ट ऑफिस खुला है। और दादाजी, हमारी कॉलोनी में एक नया मानचित्र भी लगा है। एक एक करके बताओ बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ दादाजी, हमारी कॉलोनी में एक नया मानचित्र भी लगा है और आज हम उसी मानचित्र की सहायता से अपनी कॉलोनी में खुले नए पोस्ट ऑफिस को देखकर आ रहे हैं। ओह, अब समझा तुम दोनों की सांस क्यों फूल रही थी। पर हाँ, ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें भी मानचित्र पढ़ना आता है। नहीं दादाजी, पढ़ना तो नहीं आता, परंतु आज पहली बार मानचित्र को पढ़ने से हमें ऐसा लगा कि मानचित्र पढ़ना कोई मुश्किल भी नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या तुमने देखा कि उस मानचित्र में जगह जगह पर अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया गया था? हाँ दादाजी, पर उनकी क्या जरूरत थी? जरूरत? ये देखो, ये मानचित्र तुम्हारी छोटी बहन अनु ने बनाया है। क्या तुम इस मानचित्र को देखकर बता सकते हो कि अनु का स्कूल पास है या मेरा कॉलेज? दादाजी, इस मैप को देखकर तो कुछ भी बताना मुश्किल है। चलो तो अब इस मानचित्र को देखो। अलग अलग सीमा चिन्हों यानी लैंडमार्क्स के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया गया है। क्या अब तुम बता सकते हो कि? हाँ दादाजी, मैं बता सकती हूँ। अनु का स्कूल है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और आपका कॉलेज है 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी आपका कॉलेज ज्यादा दूर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? निष्कर्ष यह निकला कि कुछ संकेतों का प्रयोग करने और दूरियों का वर्णन करने या जानकारी देने से हमें मानचित्र को पढ़ने में सहायता मिलती है। पर
वास्तविक दूरी और मानचित्र में दिखाई गई दूरी के बीच तो संबंध तो होता होगा ना? बिल्कुल संबंध होता है, समानुपातिक का। समानुपातिक दादाजी? ओह सॉरी, कि मेरा कॉलेज घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मानचित्र पर हम घर और कॉलेज के बीच 2 किलोमीटर दूरी तो नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार एक पैमाना मान लेते हैं, जिसका प्रयोग करने से हम मानचित्र में सभी जरूरी जानकारियां दिखा सकें। जैसे कि यदि हम पैमाना लें 1 किलोमीटर बराबर प्रति 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे में मानचित्र में प्रति सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को दर्शाएगी। और दादाजी, उसी मानचित्र में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 किलोमीटर को दर्शाएगी। अरे भाई, तुम दोनों इसी प्रकार ध्यान देकर सुनते और समझते जाओ। आगे अनु को तुम दोनों ही गाइड करोगे। बिल्कुल दादाजी, अब तो हम अपनी कक्षा में सब बच्चों को ये पाठ समझा देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तुम हमेशा ध्यान रखना कि पैमाना कभी भी एक ही मानचित्र में नहीं बदलता है। यह एक विशेष मानचित्र के लिए स्थिर या यूं कहें कि फिक्स्ड होता है। हम समझ गए दादाजी कि एक मानचित्र विशेष वस्तु या स्थान या वस्तुओं या स्थानों के संदर्भ में स्थिति दर्शाता है। साथ ही विभिन्न वस्तुओं या स्थानों को दर्शाने के लिए उपयुक्त संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एक्सीलेंट। साथ में एक बात जरूरी है, मैं उसे भी जोड़ देता हूँ। एक मानचित्र में कोई संदर्भ या परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। प्रेक्षक यानी देखने वालों के निकट वाली वस्तुएं उसी साइज में दर्शाई जाती हैं जितनी दूर वाली। मतलब? मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये बस देखो, हमारे पास से गुजर रही है, तो मुझे यानी प्रेक्षक को इसका पूरा साइज नजर आ रहा है। ये देखो, इसका बड़ा आकार। अब वो दूर जाती बस को देखो, उसका आकार मुझे यानी प्रेक्षक को छोटा नजर आ रहा है, जबकि बस उसी साइज की है। हाँ, ये तो ठीक है दादाजी। परंतु मानचित्र बनाते समय हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मानचित्र में वस्तुएं हमें प्रेक्षक के कुछ पास या कुछ दूर के अनुसार नहीं दिखानी होती है, बल्कि प्रत्येक वस्तु चाहे प्रेक्षक से दूर है या पास, समान साइज में ही दिखानी होती है। ओके दादाजी, हम अच्छे से समझ गए। चलो तो क्यों ना इसी बात पर हो जाए तुम्हारी पार्टी। ये लो, मम्मी आइसक्रीम भी ले आई। यमी आइसक्रीम। दादाजी, ये तो कोन के आकार की है ना? पिंकी, ये कोन आकार की ही नहीं बल्कि इसके ऊपर अर्धगोलाकार आइसक्रीम भी रखी है। अरे रे, तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो, पर पहले आइसक्रीम खा लो, कहीं पूरी पिघल न जाए। अब हम बात करेंगे ठोस आकृतियों के बारे में। अरे हाँ, ये तो बताओ, क्या तुम्हें ठोस आकृतियों के बारे में थोड़ा बहुत पता है? हाँ दादाजी, मुझे 7वीं कक्षा का थोड़ा थोड़ा याद है। समतल आकारों के 2 मापन लंबाई और चौड़ाई होते हैं, और इसी कारण से इन्हें
द्विविमीय आकार या 2 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है। इसी प्रकार ठोस आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं। इसलिए इन आकारों को त्रिविमीय आकार या 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। वेरी गुड। तो इस प्रकार से त्रिभुज, आयत, वृत्त आदि हुई द्विमीय आकृतियां यानी कि 2D आकृतियां तथा घन, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि त्रिविमीय आकृतियां यानी कि 3D आकृतियां। दादाजी, ये तो आपने ठीक कहा, परंतु कई और ऐसी आकृतियां भी तो दिखती हैं जिनमें बेलन पर शंकु बना होता है, जैसे कि ये तंबू। और दादाजी, कई बार ऐसे भी होता है कि शंकु पर अर्धगोला रखा हो, जैसे कि अपनी आइसक्रीम थी। हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। आओ पिंकी पिंकू, अब जरा इन आकारों के प्रकार और आकार का नाम तो बताओ। ये तो बहुत सरल है। हाँ दादाजी, ये वर्ग है जो कि द्विविमीय यानी 2D आकार का है। और ये शंकु यानी कोण है जो त्रिविमीय यानी 3D आकार का है। ये बेलन यानी सिलेंडर है जो फिर से 3D आकार का है। ये तो एकदम सिंपल त्रिभुज है जो द्विविमीय आकार का है। ये घन यानी क्यूब है और 3D आकार का है। ये द्विविमीय वृत्त है। यह भी एक समतल आकृति है। ये घनाभ यानी क्यूबॉइड है जो 3D आकार की फिगर है। और ये स्फीयर यानी गोला जो कि 3D आकार का है। एक्सीलेंट। तो बच्चों, चलो बात करते हैं 2 आकारों में संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की, जैसे इस आकृति में। हाँ दादाजी, जैसे कि हमारी आइसक्रीम, इसमें भी 2 शेप्स आ रही हैं। इसमें शंकु पर अर्धगोला लगा हुआ है। वेरी गुड। इसी प्रकार ये कटोरे का एक अर्धगोलाकार खोल है। ये तो आयताकार फ्रेम के चारों ओर एक आयताकार पथ बना है। इस चित्र में इस बेलनाकार स्तंभ पर अर्धगोले के आकार का गुंबज रखा हुआ है। शाबाश। आओ तो तुम दोनों मिलकर इस चित्र का आकार या आकारों में संयोजन यानी कॉम्बिनेशन बताओ। इस खेत से नहीं, इस वर्गाकार खेत से एक त्रिभुजाकार खेत जुड़ा हुआ है। इस बेलन में से शंकु के आकार को निकाला गया है। यहाँ शंकु के आकार के खिलौने पर एक अर्धगोला संयोजित है। यहाँ इस वृत्ताकार मैदान के अंदर ये वृत्ताकार पथ बना है। इस चित्र में इस आयत के अंदर 2 लांबिक यानी क्रॉस आयताकार पथ हैं। वेरी गुड। तो तुम दोनों अपने बेसिक टेस्ट में पास हो गए। आओ तो अब तुम दोनों में से कोई भी एक बच्चा मेरे पास आओ और इन चित्रों यानी वस्तुओं का उनके आकारों से मिलान करो। मैं करूंगी दादाजी, ये मैं करूंगी। ठीक है। ध्यान से इन चित्रों को देखो और इनके आकारों से इनका मिलान करो। दादाजी, ये एक ऐसा खेत है जो एक वर्गाकार खेत से
संलग्न त्रिभुजाकार आकृति से बना है और ये तो ऐसा लगता है जैसे कि एक बेलन से शंकु खुरच कर निकाला गया है। दादाजी, इसे मैं बताता हूँ। यह एक लट्टू है। यह शंकु पर आरोपित अर्धगोले से बना है। और दादाजी, ये एक वृत्ताकार मैदान के अनुदिश वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर एक आयताकार पार्क के अंदर 2 लांबिक आयताकार पथ हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही समझदार हो गए हो। अब आगे इसी प्रकार ध्यान से समझो। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि त्रिविमीय वस्तुएं यानी 3D आकृतियां अलग अलग स्थानों से अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए यदि हम इनकी तस्वीर खींचना चाहें तो उसे भी विभिन्न दृष्टियों से खींचा जा सकता है। लगता है समझे नहीं। कोई बात नहीं, अब समझ जाओगे। ये देखो, इस झोपड़ी में अलग अलग दृश्य देखो। ये देखो, इस झोपड़ी के सामने से दृश्य, और ये है इस झोपड़ी का साइड पोज यानी साइड दृश्य, है ना दादाजी? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। यह है झोपड़ी का साइड से यानी पार्श्व दृश्य या एक ओर से खींचा गया दृश्य। और ये देखो, ये हुआ इस झोपड़ी का ऊपर से दृश्य। अब तुम्हारी बारी। इस ईंट के चित्रों को ध्यान से देखो और फिर इनके विभिन्न दृश्यों को अनुमान लगाओ। दादाजी, ये तो ईंट का सामने से खींचा गया दृश्य है और ये है ईंट का पार्श्व दृश्य, और ये वाला तो ईंट का ऊपर से लिया गया दृश्य है। शाबाश पिंकी, अब तुम्हारी बारी। इस चित्र के विभिन्न दृश्यों के बारे में तुम बताओ। दादाजी, ये हुआ 4 घनों से बने ठोस का पार्श्व दृश्य और ये हुआ 4 घनों से बने ठोस का सामने से दृश्य, और ये है ऊपर से लिया गया दृश्य। वेरी गुड। आओ, अब तुम स्वयं इन 2 वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचो। अरे वाह दादाजी, दृश्य खींचने में तो बहुत मजा आएगा। तो दादाजी, ये खींचा इस नट का सामने से दृश्य और ये खींचा ऊपर से, और ये हुआ पार्श्व दृश्य। दादाजी, अब मेरी बारी। ये मैंने खींचा इस पासे का सामने से दृश्य और ये खींचा इस पासे का ऊपर से दृश्य, और ये हुआ इस पासे का पार्श्व दृश्य। दादाजी, दादाजी। हाँ पिंकी, बोलो। दादाजी, ये पहेली मुझे समझ नहीं आ रही है। प्लीज इसे सॉल्व करिए ना दादाजी। हाँ हाँ, करते हैं सॉल्व। जरा बताओ तो क्या है तुम्हारी पहेली? मेरा कोई शीश नहीं है, मेरा कोई सपाट फलक नहीं है, पहचानो तो कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? ओह, तो ये है तुम्हारी उलझन। कोई बात नहीं, पहले तुम ये बताओ कि क्या कभी कभी तुमने ठोस आकृतियों को ध्यान से देखा है? दादाजी, गोला, घन, घनाभ, शंकु, बेलन आदि ठोस आकृतियां ही है ना? एकदम ठीक। इन ठोस आकृतियों को त्रिविमीय आकार की आकृतियां या
3 डायमेंशनल शेप भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। वेरी गुड। कुछ समझे पिंकी? नहीं दादाजी। तुम कुछ देर हमारी बातें ध्यान से सुनो, सब समझ जाओगे। तो इस प्रकार ये घन के 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ, जो घन की खाल या त्वचा है, ये उसके फलक यानी फेसेस कहलाते हैं। इसे हम F से व्यक्त करते हैं। ये घन के 8 कोने उसके शीर्ष हैं। इन्हें हम V से व्यक्त करते हैं। घन के ढांचे को बनाने वाले ये 12 रेखाखंड उसके किनारे या कोण यानी एजेस कहलाते हैं और इसे हम E से व्यक्त करते हैं। समझ गए हम दादाजी। वेरी गुड। ठीक है, तो तुम जरा इस सारणी को पूरा करो। दादाजी मैं कोशिश करती हूँ। दादाजी इस घनाभ के फलक है 6, शीर्ष है 8 और किनारे हैं 12। और अब इस त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक है 5, शीर्ष है 6 और किनारे हैं 9। दादाजी अब मैं बताऊंगा। इस वर्ग आधार वाले पिरामिड में फलक हैं 5, शीर्ष है 5 और किनारे हैं 8। अब पिंकी तुम्हारी बारी। यह तुम जरा F जमा V की गणना करो और साथ ही E जमा 2 की भी गणना करो और मुझे बताओ। ये तो हो गया F जमा V का मान और ये हो गई गणना E जमा 2 की। अरे वाह दादाजी, इन दोनों स्तंभों का मान तो एकदम बराबर आ रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ F जमा V बराबर है E जमा 2, अर्थात F जमा V घटा E बराबर आया 2 के। और यह संबंध आयलर सूत्र यानी यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है, क्योंकि इस सूत्र को सन 1735 में लियोनार्ड आयलर ने सिद्ध किया था। दादाजी क्या ये सूत्र सभी ठोस आकृतियों के लिए सत्य है? पिंकी, यह आयलर सूत्र प्रत्येक बहुफलक यानी पॉलीहेड्रल के लिए सत्य है। यानी कि दादाजी यह सूत्र गोला, शंकु, बेलन के लिए सत्य नहीं है। एकदम ठीक, क्योंकि इनका कोई सपाट फलक यानी फेस नहीं है। इनका पृष्ठ वक्रीय यानी कर्व्ड है। तो क्या इतनी जानकारी से पिंकी तुम्हें अपनी पहेली का जवाब मिला? दादाजी मेरी पहेली थी सपाट फलक नहीं है और शीर्ष भी नहीं है। हाँ दादाजी, इसका उत्तर आया गोला यानी स्फेयर। वेरी गुड। देखो, तुमने सब कुछ ध्यान से सुना तो पहेली को खुद ही सुलझा लिया।
तो बच्चों, आज तो बहुत मजा आया। हमने मिलजुल कर बहुत सी जानकारियां बांटी। चलो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। पिंकू पिंकी, बहुत देर हो गई, अब अपने दादाजी को थोड़ा आराम करने दो। ठीक है मम्मी। ठीक है बच्चों, गेम हम शाम को खेलेंगे, पर पिंकू और पिंकी एक बात का ध्यान रखना, आज हमने जो भी नया सीखा है उसकी खूब प्रैक्टिस करना, और तुम्हें जो भी कठिनाई आए उसको सुलझाने के लिए तुम्हारे दादाजी हमेशा तैयार हैं। थैंक यू दादाजी।